बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सईद अकबर, आपका स्टैटिस्टिक्स मेंटोर। आज हम स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था उसमें 30 क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, जो आपकी सेकेंड ईयर के बुक के जो 3 मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स थे उनमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सैम्पलिंग और तीसरा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से रिलेटेड था। तो देखते हैं कि इसके फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है। Which statement correctly describes the behavior of the normal curve? फर्स्ट ऑप्शन में है जी कनकेव अपवर्ड एट म्यू एंड डाउनवर्ड बियॉन्ड म्यू प्लस माइनस सिग्मा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कनकेव डाउनवर्ड एवरीवेयर। सी ऑप्शन में है कनकेव डाउनवर्ड एट म्यू एंड कनकेव अपवर्ड बियॉन्ड म्यू प्लस माइनस सिग्मा। एंड लास्ट ऑप्शन है डी, कनकेव अपवर्ड बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। अब ये जो एमसीक्यू फर्स्ट था ये नॉर्मल कर्व के बिहेवियर के बारे में था। अब देखिएगा कि नॉर्मल कर्व आमतौर पे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है और इसका जो टोटल एरिया होता है वो हमेशा 1 मतलब 100% होता है, और इसके सेंटर में इसके जो मीन की जो वैल्यू है वो लिखी हुई होती है। एक स्टेप अगर हम आगे जाते हैं तो वो म्यू प्लस सिग्मा, और इसी तरह से एक स्टेप अगर अपने पीछे जाना है तो वो म्यू माइनस सिग्मा होता है, जिसके अंदर तकरीबन 68% के करीब जो एरिया है वो फॉल कर रहा होता है। लेकिन हमने ये बताना है कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे में इस कर्व का बिहेवियर कैसा होता है। अगर आप गौर करें तो नियर म्यू, इस म्यू के पास पास ये वाला जो एरिया है म्यू माइनस सिग्मा और ये वाला जो एरिया है म्यू प्लस सिग्मा, इसमें जो कर्व का बिहेवियर है वो डाउनवर्ड है। यहां पे भी म्यू प्लस सिग्मा में भी और यहाँ पे भी म्यू माइनस सिग्मा में भी जिसका बिहेवियर है जो कनकेव है वो डाउनवर्ड है। नियर जो नॉर्मल कर्व का बिहेवियर होता है वो कनकेव डाउन होता है। लेकिन जैसे ही आप म्यू प्लस सिग्मा से बाहर निकलते हैं या म्यू माइनस सिग्मा से आगे की तरफ मूव करते हैं तो आप उसका जो बिहेवियर होता है कर्व का वो अपवर्ड होना शुरू होता है, कनकेव अप। यहां से भी देखें इसकी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे इसका मुंह ऊपर की तरफ, कनकेव अप मतलब म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा से बियॉन्ड जाएंगे तो इसका बिहेवियर जो है वो अपवर्ड हो जाएगा, जबकि नियर म्यू इसका जो बिहेवियर है वो डाउनवर्ड होता है। तो इसलिए जो म्यू के पास है वो कनकेव डाउन होती है और जो म्यू प्लस माइनस सिग्मा है इससे आगे बियॉन्ड चले जाएंगे तो वो कनकेव अप होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 की जो ऑप्शन सी है जहां लिखा हुआ है कनकेव डाउनवर्ड एट म्यू एंड कनकेव अपवर्ड बियॉन्ड म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ये सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 की ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टेटमेंट द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस इज कंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट द डेंसिटी फंक्शन, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है डिक्रीजेस रैपिडली एज एक्स इंक्रीजेस, एक्स पे मॉडुलस भी है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है बिकम्स कांस्टेंट फॉर लार्ज एक्स, सी ऑप्शन में है बिकम लीनियर फॉर लार्ज एक्स एंड डी ऑप्शन में है बिकम जीरो बियॉन्ड म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। अगेन ये जो एमसीक्यू है ये नॉर्मल कर्व के बिहेवियर को ही शो कर रहा है। अब देखिएगा इसमें भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे सेंटर में अगर सपोज आपने एक्स की कोई भी वैल्यू ली है, 0 ली है, 1 ली है, 2 ली है, जैसे सपोज अगर इसे 0 कंसीडर कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव हो रहा है और इसने जाना है माइनस इन्फिनिटी तक, एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक्स 0 से अगर आप एक्स 1 पे जाएंगे, एक्स 2 पे जाएंगे तो ऊपर जो एफ ऑफ एक्स का जो बिहेवियर है वो कैसा होना शुरू हो जाता है। देखें एक्स पहले जहां पे 0 था तो फंक्शन आपका ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे था, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पे आगे ग्रेटर गए हैं, 0 से आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे तो जो फंक्शन है वो रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 1 पे यहाँ पे फंक्शन आ गया, जैसे ही आप 2 पे जाएंगे तो ये और डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, 3 पे जाएंगे तो और डिक्रीज, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा जो फंक्शन ऑफ x है वो रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वो पॉजिटिव साइड पे भी ऐसे ही शो कर रहा होता है और नेगेटिव साइड पे भी अगर x की वैल्यू -1 0 के बाद आ रही है -2 तब भी उसका जो फंक्शन है रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ था डिक्रीज रैपिडली एज x मॉडुलस इंक्रीजेस के x के बढ़ने से फंक्शन की जो डेंसिटी फंक्शन है वो रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये सही ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने ठीक वाली स्टेटमेंट नहीं बतानी बल्कि इनमें से आइडेंटिफाई करके देना है कि गलत कौन से वाली है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी Q1 x लाई बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी कि अगर इस नॉर्मल कर्व के इसके ऑप्शन को साथ साथ समझने के लिए हम इसी कर्व को यूज कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये
फर्स्ट क्वार्टाइल है और ये सेकंड क्वार्टाइल है जिसे मीडियन भी कहते हैं और ये थर्ड क्वार्टाइल है। तो वो कहना क्या चाह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें Q1 और Q2 के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में जो एरिया होगा वो इक्वल होता है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ये फर्स्ट ऑप्शन थी। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू 0.25। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 x लाइज बिटवीन, लेफ्ट साइड पे था Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 और राइट साइड पे Q3 है और वो इक्वल होता है 0.25 के। ये सी ऑप्शन थी। डी ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन म्यू एंड Q2 इज इक्वल टू 0। अब हम फॉल्स वाली ढूंढने की बजाय हम पहले देखते हैं कि सही वाली कौन से वाली हैं, ताकि इस एमसीक्यूज को थॉरली हम डिस्कस कर सकें और समझ सकें। सबसे पहले इसकी डी ऑप्शन को देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि म्यू और Q2 उनके दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो यकीनन इसके जो सेंटर में होता है वो हमेशा म्यू होता है और जो Q2 है वो भी मीडियन इसका, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मीन, मीडियन और जो मोड होते हैं वो सारे सेम होते हैं। तो जो मीन और जो इसका मीडियन होगा Q2 ऑब्वियसली सेम होंगे, तो इनके दरमियान में कोई x की वैल्यू लाए ही नहीं करी होगी, तो इसका जो एरिया होगा या प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। तो ये जो डी ऑप्शन है ये तो स्टेटमेंट ठीक हो गई, ये गलत नहीं है। हमने वो बतानी है जो गलत वाली स्टेटमेंट होगी, फॉल्स वाली स्टेटमेंट बतानी है हमने। तो डी ऑप्शन ठीक आंसर नहीं है। अब देखते हैं सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि x लाइज बिटवीन, एक साइड राइट साइड पे तो Q3 लिखा है, अपर क्वार्टाइल की बात कर रहा है, और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ऑब्वियसली वो Q2 आ जाएगा। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का मिड 2 पे डिवाइड किया हुआ ना ऐड करके, तो मिड निकालेंगे तो वो Q2 ही होगा। तो वो प्रोबेबिलिटी कह रहा है Q2 से लेके Q3 के दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है। तो यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि क्वार्टाइल जो है डिस्ट्रीब्यूशन को 4 हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हर हिस्से में आपके पास 25% एरिया फॉल कर रहा होता है। तो Q2 और Q3 के दरमियान भी 25% एरिया होता है, Q1 और Q2 के दरमियान में भी 25% एरिया होता है, एंड देन बिहाइंड चले जाएंगे तब भी 25% और इससे आगे वाला एरिया भी 25%। तो टोटल मिला के आपका 100% एरिया मतलब 1 कवर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है जिसमें लिखा हुआ है Q2 और Q3 के दरमियान में 25% एरिया। तो इसलिए ऑप्शन जो सी है ये भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमने वो बताना है स्टेटमेंट जो गलत होगी, सही वाली नहीं हमने बतानी। तो ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है Q1 एंड Q2 के लोअर क्वार्टाइल और मीडियन के दरमियान में 25% एरिया है। Q1 और Q2 में 25, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है ये भी ठीक ऑप्शन थी, मतलब स्टेटमेंट ठीक थी, ऑप्शन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है Q1 एंड Q2 जो है वो एरिया बिटवीन होता है म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वार्टाइल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, क्वार्टाइल्स का डिस्टेंस जो होता है वो मीन से सेम होता है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, अगर आपने लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वल होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और राइट साइड पे अपर क्वार्टाइल की वजह से म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा होता है। जबकि स्टेटमेंट में ये वाला पोर्शन मिसिंग है, उसके अंदर जस्ट लिखा हुआ है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, उसमें ये वाली स्टेटमेंट मिसिंग है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है और हमने बतानी भी वो थी जो गलत स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी जो ऑप्शन ए है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू, मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, द प्रोबेबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की वो इक्वल होती है 1/√2 पाई सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस 1/2। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/√2 पाई ई रेज टू पावर 1/2। ये एक तो पार में माइनस 1/2 आना चाहिए था और दूसरा √2 पाई के साथ सिग्मा भी आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बी ऑप्शन में भी सिग्मा मेंशन नहीं है, 1/√2 पाई जस्ट लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है जी 1/√2 पाई सिग्मा, सिग्मा भी लिखा है और ई रेज टू पावर माइनस 1/2, यही सही ऑप्शन है। जबकि डी ऑप्शन टोटली इररेलेवेंट है, 1/√2 पाई लिखा हुआ है। तो जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो हमेशा 1/√2 पाई सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस 1/2 होती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 12.5 मीन एंड वेरिएंस 3.5 स्क्वायर
and y approaches to normal distribution with mean 8.5 and variance 2.5 square, then the variable x plus y is distributed as. अब ये देखिएगा दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हमें गिवन है, एक x है और दूसरा y है। याद रखें कि जो सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होता है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। जैसे फर्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर होता है, ये किसी एक वेरिएबल के लिए, सपोज x के लिए, तो y के लिए भी क्या होगा, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो उन दोनों को अगर आप सम करेंगे x और y को, तो उन दोनों के जो मीन है वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे और जो वेरिएंस है वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे ये देखिएगा x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेरिएंस, फिर y नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेरिएंस, तो ये दोनों मीन और ये दोनों वेरिएंस। तो अगर आप इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप सम अप करेंगे तो उनके मीन किस तरह से आएंगे, μ1 प्लस μ2, और वेरिएंस किस तरह से आएंगे, σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर। तो एग्जैक्टली हमने यही फाइंड आउट करके देना था। तो जो μ1 की वैल्यू है वो गिवन है, वो 12.5 है, और μ2 की वैल्यू है वो 8.5 है। जब 12.5 और 8.5 को हमने ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 21। ये जो मीन की वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई। अगर आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो वो दोनों वेरिएंस भी आपस में ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर, σ1 स्क्वायर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर, σ2 स्क्वायर की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर और 2.5 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.5, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बन गई 21,18.5। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन से आ रहे हैं, x प्लस वाई अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 21 एंड वेरिएंस जो है वो 18.5 बनेगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में ही 21,18.5 लिखा हुआ है, इसलिए यही सही ऑप्शन है। बी, सी और डी ये इररिलेवेंट ऑप्शन है, ये सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड वेरिएंस जो है वो 1 गिवन है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल वेरिएट x इज। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है f of x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई सिग्मा e रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। जबकि यहां खुद बता दिया गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 है और जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू 1 गिवन। तो जहां जहां इस फंक्शन के अंदर मीन लिखा हुआ है, म्यू लिखा होगा, वहां हम 5 पुट कर देंगे और जहां वेरिएंस है वहां हम 1 पुट कर देंगे। अब 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई सिग्मा की वैल्यू, क्योंकि वेरिएंस 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगा, तो हमने उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी है, ये देखिएगा। और इसके बाद e रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू 5 गिवन है ऑलरेडी, तो म्यू की जगह मैंने 5 लगा दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास सिग्मा है तो सिग्मा की वैल्यू 1, तो जो आपके पास फंक्शन बन गया वो बना 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई e रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस 5 होल स्क्वायर। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 ओवर 5 अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस 1 ओवर 5, ये उलट लिख दिया, x माइनस 1 नहीं x माइनस 5 होना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन में 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस 1, अगेन यहाँ 5 की जगह 1 लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी भी ठीक आंसर नहीं है। सी ऑप्शन में 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई 5, मतलब सिग्मा की जगह 5 लिख दिया हुआ है, तो सिग्मा की तो वैल्यू 1 है, इसलिए ये ऑप्शन भी सी जो है ये ठीक नहीं है। जबकि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है अंडर रूट 2 पाई सिग्मा, सिग्मा मतलब 1, ई रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 x माइनस 5, अब म्यू की वैल्यू 5 ओवर सिग्मा की वैल्यू 1, जो कि ये वाली ऑप्शन हमारे पास आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन डी जो है यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, the moment generating function of the normal distribution with n mu comma sigma square, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो फार्मूला होता है जिससे ऑटोमेटिकली आपके पास जो मोमेंट्स अबाउट मीन है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, वो क्या होता है? वो यकीनन वो एक फार्मूला जो हमारे पास जो मोमेंट जनरेट करके देता है वो होता है e रेज टू पावर म्यू टी प्लस 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसलिए जिसकी ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 7 की, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 8,64, मतलब मीन की वैल्यू 8 गिवन है और जो वेरिएंस है वो आपके पास 64 गिवन है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, मतलब z की वैल्यू क्या होगी? z हमारे पास होता है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जबकि दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मीन की जगह हमें 8 गिवन था और वेरिएंस की जगह 64।
अब अगर वेरिएंस 64 है तो यकीनन उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट लेने से वो 8 रह जाएगा। अब ये मीन 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दोनों जी के फार्मूले में पुट की तो हमारे पास जी की जो फॉर्म बन गई वाई एक्स माइनस 8/8। देखते हैं वो कौन सी ऑप्शन है। पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स माइनस 64, एक्स माइनस म्यू, म्यू की जगह 8 आना चाहिए था, यहाँ 64 लिखा हुआ है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, यकीनन ये ठीक है, एक्स माइनस 8 मतलब एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब सिग्मा भी 8 था लेकिन यहां उन्होंने वेरिएंस की वैल्यू ही पुट कर दी है 64, इसलिए ऑप्शन बी ठीक आंसर नहीं है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्स माइनस 8/8, ये सही आंसर है क्योंकि z इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू, मतलब म्यू की वैल्यू 8 ओवर सिग्मा और सिग्मा की वैल्यू भी 8 है, तो इसलिए जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 की ये सही आंसर होगा। जबकि डी जो ऑप्शन है z इज इक्वल टू 8 माइनस x/8 ये टोटली इररेलेवेंट ऑप्शन थी, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बियॉन्ड द लाइन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96। अब z जब भी प्लस माइनस 1.96 टेबल वैल्यू हमारे पास आती है तो इसका मतलब है कि वो z जो है तकरीबन 95% एरिया जो है वो कंटेन कर रहा होता है। तो अगर 95% एरिया वो कंटेन कर रहा है तो हमने वो बताना जो इससे बियॉन्ड है, जिससे बाहर आ रहा है, तो 2.5% इस साइड पे और 2.5% इस साइड पे, तो जो टोटल मिला के 5%, क्योंकि टोटल 100% होता है ना, तो अगर आपका ये वाला 95% है तो इन दोनों के बाहर जो एरिया होगा वो 5% होगा, यही हमने बताना। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 95% नहीं, ये तो कंटेन कर रहा है, हमने बताना है जो बियॉन्ड द लिमिट्स है उस 95% से ऊपर वाली जो लिमिट्स है 1.96 से ऊपर और माइनस 1.96 से नीचे जो लिमिट है वो कितने परसेंट कंटेन कर रही है, वो 95% नहीं है, वो 5% होगी। बी ऑप्शन में देखते हैं 90% है, सी ऑप्शन में 5%, यही सही आंसर है, जबकि डी ऑप्शन में 10% लिखा हुआ है, ये इररेलेवेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। For a normal curve, the quartile deviation and mean deviation and standard deviation are in the ratio। तीन जो आपके पास डेविएशन गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनके दरमियान में जो रेशो होती है वो क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन में 5:6:7, सेकंड में 10, 12, 15, सी ऑप्शन में 2, 3, 4 एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। अब देखिएगा हमें अंदाजा है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जबकि जो मीन डेविएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने शो कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कॉमन डिवाइजर जो था 3 और 5 का 15 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब सबके साथ मैंने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो जब 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 5 से 15 और 5 2 आपके पास 10 बच जाएगा, जबकि इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 से 15 और 3 इंटू 4 आपके पास 12 रह गया, और वहां ऑलरेडी 1 था तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो जो आपके पास रेशो बचती है वो बनेगी 10, 12 और 15, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन बी लिखी हुई थी, यही सही आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन थे ये सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे, जो टॉपिक आपकी सेकंड ईयर की जो बुक है उसका जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर जो 10 उससे रिलेटेड थे। लेकिन अब यहां से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन होंगे वो हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो गया, जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड था, सैम्पलिंग टेक्निक्स है, वो जो आपकी सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 11 है। देखते हैं कि एमसीक्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक यूनिट इन अ सैंपल ऑफ साइज n सिलेक्टेड आउट ऑफ कैपिटल N यूनिट इज, बताएं कि अगर किसी स्पेसिफिक यूनिट की सैंपल के लिए सिलेक्ट होने की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो यकीनन जो स्पेसिफिक यूनिट के इंक्लूजन की जो फार्मूला होता है वो होता है सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। अब जो सैंपल साइज है उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, दिया भी हुआ है, और पॉपुलेशन साइज जो है वो कैपिटल N है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में 1/स्मॉल n, बी ऑप्शन में 1/कैपिटल N, सी ऑप्शन में स्मॉल n/कैपिटल N लिखा हुआ है, यही सही ऑप्शन है, जबकि बाकी सारी ऑप्शन जो है वो इररेलेवेंट थी। डी ऑप्शन में कैपिटल N/N उलट लिखा हुआ है, इसलिए ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो ऑप्शन सी थी ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, if a large unit have greater probability of their inclusion in the sample, जितना बड़ा उतना चांसेस ज्यादा
सैंपल के लिए सिलेक्ट होने के, इट इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट, टोटली इररेलेवेंट। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है सिलेक्शन विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज, यस बिल्कुल ठीक, कि जितना लार्ज साइज होगा पॉपुलेशन का उतने ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 की जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर होगा। जबकि सी ऑप्शन में लिखा हुआ सिलेक्शन विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी एंड डी ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन, ये इररेलेवेंट ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 13 है द एरर इन अ सर्वे अदर देन सैम्पलिंग एरर आर कॉल्ड। सैम्पलिंग में आमतौर पे दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर तो जो डिफरेंस होता है वो पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक के दरमियान में जो डिफरेंस है हम उसको आमतौर पे सैम्पलिंग एरर कहते हैं। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर होता है विच अकर एट द स्टेज ऑफ गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जिसमें ह्यूमन एरर इन्वॉल्व होता है। जब हम डाटा को इकट्ठा कर रहे हो या प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो एरर इन्वॉल्व होता है हम उसे नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। तो एक एरर तो उसने खुद बता दिया इस एमसीक्यू के अंदर कि वो सैम्पलिंग एरर है, तो बताएं दूसरा एरर कौन सा? यकीनन वो नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। देखते हैं उसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में फार्मूला एरर, बी ऑप्शन में है प्लानिंग एरर, सी ऑप्शन में नॉन सैम्पलिंग एरर। यही सही टर्मिनोलॉजी है एरर को डिफाइन करने की, नॉन सैम्पलिंग एरर जो सैम्पलिंग एरर के बाद आती है। एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, ये इररेलेवेंट ऑप्शन थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसकी जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, अगर हर यूनिट के सैंपल के लिए सिलेक्ट होने के चांसेस एक जैसे होते हैं तो हम उसे आमतौर पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। उसे अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग भी कहता है, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हर एक के आने के चांसेस अगर एक जैसे हो। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग, बिल्कुल नहीं। रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो फिर तो हर एक के आने के चांसेस एक जैसे ना हुए। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है पर्पसेस सैंपलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग की ही टाइप है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में सब्जेक्टिव सैंपलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। जबकि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन द सैंपल ऑफ सेम साइज इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इट इज नोन एज। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, बी में लिखा हुआ है इक्वल एलोकेशन, सी में है रैंडम एलोकेशन एंड डी में है ऑप्टिमम एलोकेशन। बेसिकली ये जो एमसीक्यू है ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से रिलेटेड है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस होती है। जो नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन जब तक होमोजीनियस होती है तब तक तो हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो जाती है तो फिर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की तरफ जाते हैं। तब क्या करते हैं, हम उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब जब सब ग्रुप्स बनते हैं जिन्हें हम स्ट्रेटा या स्ट्रेटम कहते हैं, जो स्ट्रेटा या स्ट्रेटम बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और फिर हर स्ट्रेटा या स्ट्रेटम में से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल को रैंडमली ड्रॉ करते हैं। अब उस सैंपल को ड्रॉ करने के चार तरीके होते हैं हमारे पास। एक इक्वल एलोकेशन है, एक प्रोपोर्शनल एलोकेशन है, एक नेम एंड एलोकेशन है और एक ऑप्टिमम एलोकेशन है। अब इस एमसीक्यू के अंदर उसने हमसे कहा है कि हर सैंपल के लिए जो साइज जो होगा वो सेम होना चाहिए, सैंपल ऑफ सेम साइज। जब सैंपल ऑफ सेम साइज हर स्ट्रेटा या स्ट्रेटम में से आएगा तो ऐसी एलोकेशन को हम इक्वल एलोकेशन कहते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 15 की ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ यूनिट एट ईच सिलेक्शन रिमेन सेम, जिसमें हर यूनिट के जो चांसेस हैं हर दफा वो सेम हो, ऐसी सैंपलिंग को हम क्या कहते हैं? आमतौर पे सैंपलिंग में से जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना तो वो दो तरह से होता है, एक सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में एक सैंपल को आपने ड्रॉ किया, ऑब्जर्व किया एंड देन उसको रिप्लेस कर देते हैं दोबारा पॉपुलेशन के अंदर। फिर से जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस जो यूनिट पहले सिलेक्ट हुआ है वो हो सकता है दोबारा से वही सिलेक्ट हो जाए, तो सबके सिलेक्ट होने के चांसेस हर दफा सेम होते हैं। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, जो एक सैंपल आपने सिलेक्ट कर लिया है दोबारा वो सिलेक्ट नहीं होगा, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम नहीं रहती। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखा हुआ, हमने ही बताना है जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है तो वो सिलेक्शन कौन से वाली है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सैंपलिंग रिप्लेसमेंट,
सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये फर्स्ट ऑप्शन में था। बी ऑप्शन में है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, यही सही आंसर होगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में ही हर यूनिट के हर दफा सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो सेम रहते हैं। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी इररिलेवेंट, डी ऑप्शन में नन ऑफ ए एंड बी, ये भी इररिलेवेंट ऑप्शन थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है सैंपलिंग फ्रेम इज अ टर्म यूज्ड फॉर, सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है? अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपलिंग यूनिट फ्रॉम विच द सैंपल इज टू बी सिलेक्टेड फिजिकली, जिसमें से आपने फिजिकली सैंपल को सिलेक्ट करना होता है, उन तमाम सैंपलिंग यूनिट की जो कंप्लीट लिस्ट होती है हम उसे सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। देखते हैं इसकी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर, बी ऑप्शन में अ लिस्ट ऑफ वोटर, सी ऑप्शन में लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन, यही सही आंसर है कि लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट जो पॉपुलेशन के होते हैं वो आपका सैंपलिंग फ्रेम कहलाता है। डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसकी जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंसेप्चुअली रिपीटेड ट्रायल इज नोन एज, जो कंसेप्चुअली जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ऐसी पॉपुलेशन जो कंक्रीट पॉपुलेशन नहीं होती, जो नजर नहीं आ रही आपको फिजिकली, बल्कि कंसेप्चुअली हम जैसे एक सिक्के को हमने फेंका 10 दफा, एक डाई को हमने बार बार रोल किया, तो अब ये कंसेप्चुअली हम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसे फिजिकली वो हमारे सामने नहीं होती, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहते हैं। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में ही हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन लिखा हुआ है, यही इसका सही आंसर होगा, जबकि बी ऑप्शन में फाइनाइट, सी में इनफाइनाइट और डी में रियल पॉपुलेशन ये इररिलेवेंट ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम, अगर तमाम ऑब्जर्वेशन किसी भी डाटा के अंदर सेम होंगी, द वेरिएंस ऑफ द, तो उसका वेरिएंस क्या होगा उन तमाम वैल्यू, वेरिएंस कहते हैं चेंज को, उनके अंदर आने वाली वेरिएशन को, तो अगर वैल्यू होंगी कांस्टेंट एक ही जैसी होंगी सारी की सारी, तो उसका वेरिएंस जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में ही जीरो लिखा हुआ है, यही सही आंसर है। बी ऑप्शन में 1, सी में इंफिनिटी, डी में नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, ये इररिलेवेंट ऑप्शन थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसकी जो ऑप्शन ए है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। The discrepancy between the sample estimate and the population parameter is termed as, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ह्यूमन एरर, बी में फार्मूला एरर, सी ऑप्शन में नॉन सैम्पलिंग एरर एंड डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सैम्पलिंग एरर। जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया कि सैम्पलिंग में आमतौर पे दो तरह के एरर इन्वॉल्व होते हैं, एक सैम्पलिंग एरर और दूसरा नॉन सैम्पलिंग एरर। जो नॉन सैम्पलिंग एरर है उसमें ह्यूमन एरर इन्वॉल्व होता है, जब हम डाटे को इकट्ठा कर रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो एरर होता है हम उसे नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। लेकिन सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर होता है कि जो सैंपल स्टेटिस्टिक की जो वैल्यू होती है और जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू होती है, अगर उनके दरमियान में डिफरेंस आ जाता है, कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो हम उसे बोलते हैं ये सैम्पलिंग एरर है। और यही हमसे पूछा गया है कि वो जो डिफरेंस होगा जो सैंपल एस्टीमेट और पॉपुलेशन पैरामीटर में, उसे हम क्या कहते हैं, तो यकीनन वो हमारे पास सैम्पलिंग एरर कहलाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसकी जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर होगा। अब यहां तक जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं वो 20 तक, उसमें दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया और उससे ऑनवर्ड हमने सारा सैम्पलिंग से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज से उसको डिस्कस किया। अब इससे आगे जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो जो तीसरा टॉपिक है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का, आपकी सेकंड ईयर की बुक का, उसमें से होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है। द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, कि दो तरह की रिग्रेशन लाइन होती है हमें अंदाजा, एक वाई ऑन एक्स और दूसरा एक्स ऑन वाई, लेकिन यहां जो जिक्र हो रहा है वो एक्स ऑन वाई का है और आपसे पूछ क्या रहा है कि विल हैव स्लोप। तो बताएं कि उस रिग्रेशन लाइन की जो स्लोप है एक्स ऑन वाई की, वो बताएं कि क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन में बी एक्स वाई इक्वल टू आर डॉट एस वाई ओवर एस एक्स, और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है आर डॉट एस वाई ओवर एस एक्स, सी ऑप्शन में है 1 ओवर आर, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सेम एज रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये डी ऑप्शन तो टोटली इररेलेवेंट है कि एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की जो है रिग्रेशन की दोनों सूरतों में जो स्लोप है वो सेम ही रहती है, ऐसा नहीं होता। जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है और जो एक्स ऑन वाई है वो अलग अलग होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी तो टोटली इररेलेवेंट है। ऑप्शन में 1 ओवर आर लिखा हुआ है,
ऐसी कोई स्लोप होते फार्मूला होता ही नहीं है कि जिसमें 1/r जो है उसका फार्मूला हो रहा हो रिग्रेशन लाइन की स्लोप का, इसलिए सी भी टोटली इररेलेवेंट ऑप्शन थी। असल में इशू था ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं एक्स ऑन वाई की, तो डिनोमिनेटर में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वाई का आना चाहिए। तो देखिए बी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आर डॉट एस वाई ओवर एस एक्स, तो ये बेसिकली स्लोप तो है फार्मूला, लेकिन ये आपके पास x ऑन y की जो है वो नहीं है बल्कि y ऑन x का है, और हमें x ऑन y का चाहिए रिग्रेशन लाइन का, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है r डॉट एस वाई ओवर एस एक्स। तो ये बेसिकली रिग्रेशन लाइन x ऑन y की स्लोप का फार्मूला है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसकी जो ऑप्शन ए है जिसमें लिखा हुआ है r डॉट एस एक्स ओवर एस वाई, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन स्टेटमेंट में से कौन से वैल्यू ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ x, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। रिग्रेशन लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू इट्स मीन पॉइंट, कि जो x बार और y बार में से पास थ्रू कर रही होती है, इसलिए 22 की जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर होगा। बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन। सी ऑप्शन में रिग्रेशन लाइन हैज स्लोप इज इक्वल टू कोरिलेशन। डी ऑप्शन में रिग्रेशन लाइन मिनिमाइज द एब्सोल्यूट डेफिनेशन। ये सारी इररेलेवेंट ऑप्शन थी, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द मीन ऑफ x इज 10, मतलब x बार आपके पास गिवन है वो 10 है, जबकि मीन ऑफ y बार जो है वो 20 गिवन है। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो जो बी वाई एक्स है उसकी वैल्यू भी गिवन है वो 2 है। फाइंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y हैट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके देनी है, जबकि आपके पास x नॉट की वैल्यू गिवन है वो 12 है। अब देखिएगा जो रिग्रेशन लाइन की डेविएशन फॉर्म है उसको मैं यूज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी 2 मीन और 1 बी, उस हिसाब से जो रिग्रेशन लाइन जो डेविएशन फॉर्म वाली है वो मैं यूज कर रहा हूँ। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब y माइनस वाई बार की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो 20, वो मैंने 20 फाइंड आउट कर दी। y को तो हमने प्रेडिक्ट करके देना है ना, एस्टिमेट करके देना है, जबकि b की वैल्यू जो स्लोप थी वो भी गिवन है y ऑन x की, वो 2 है, जबकि x नॉट जो आपके पास वैल्यू है वो भी गिवन है 12, वो मैंने पुट कर दी, और x बार की वैल्यू भी 10 थी, वो भी हमने फाइंड आउट इसमें पुट कर दी। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो वो 2 इंटू 2 आपका 4 बन जाएगा, और -20 क्योंकि आपने y को प्रेडिक्ट करके देना है। अब ये -20 इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 4 तो वो 24, तो जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो प्रेडिक्टेड वैल्यू y की आएगी वो 24 बनती है, जो क्वेश्चन नंबर 23 की जो ऑप्शन बी है वहां सही ऑप्शन लिखी हुई है, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x फॉर एन ऑब्जर्वेशन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द रेजिडुअल। याद रखें रेजिडुअल या एरर तब आता है जब हम एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली रेजिडुअल होता है, y माइनस वाई हैट। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू वो गिवन है y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x, जबकि x नॉट की वैल्यू खुद बता दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो 6 है। अब x की जगह आप 6 पुट करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो प्रिडिक्टेड वैल्यू y की वो आ जाएगी, 6 इंटू 2 करेंगे 12 प्लस 5 तो वो 17, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो 17 आपके सामने आया है। लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर y की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी गिवन है वो 18 है, एक्चुअल वैल्यू 18 है जबकि जो प्रेडिक्ट की है वो 17 है। तो बड़ी आसानी के साथ हम रेजिडुअल फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिडुअल इक्वल होता है y माइनस वाई हैट के, y की वैल्यू 18 थी, y हैट की वैल्यू 17 आई है, तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो 1 आया है, एरर जो आया या रेजिडुअल जो आया उसकी वैल्यू है 1 है। देखते हैं इसकी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही 1 लिखा हुआ है, यही सही ऑप्शन है, जबकि बी सी और डी टोटली इररेलेवेंट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज डिटरमिन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का काम क्या होता है, विच क्वांटिटी इज मिनिमाइज। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो क्वांटिटी जिसको हमने मिनिमम करना होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर होता है, समेशन ई स्क्वायर को। देखते इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है, सम ऑफ रेजिडुअल मतलब समेशन ई, नहीं बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर भी आना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ठीक नहीं है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है सम ऑफ एब्सोल्यूट रेजिडुअल, ये भी इररेलेवेंट ऑप्शन है, स्क्वायर की बजाय उसने एब्सोल्यूट डाल दिया है।
सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, ये सही आंसर है, जबकि डी ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रेजिडुअल ये टोटली इररेलेवेंट ऑप्शन थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 25 जिसकी ऑप्शन सी ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ r इज इक्वल टू 0.95, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है वो 0.95 है, देन द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम, जो स्कैटर डायग्राम के जो पॉइंट होंगे उनकी शक्ल कैसी होगी, वो कैसे बिहेव कर रहे होंगे। तो स्कैटर डायग्राम जब हम बनाते हैं, एक साइड पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज के जब हम पॉइंट लोकेट करते हैं, तो जितनी ज्यादा कोरिलेशन होगी पॉइंट उतने ज्यादा आपस में करीब लाए कर रहे होंगे, क्लोजली लाए कर रहे होंगे, और जितना कोरिलेशन कम होगा वो उतना दूर दूर डिस्पर्स हुए होंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोरिलेशन कोफिशिएंट 95% है, 0.95 गिवन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को शो कर रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे स्कैटर डायग्राम के ऊपर यकीनन वो सारे के सारे पॉइंट क्लोजली लाए कर रहे होंगे। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है लाई वेरी क्लोज टू लाइन, यस, सारे के सारे पॉइंट जो है लाइन के अगर ऊपर नहीं तो बहुत क्लोज होंगे लाइन के। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है आर कंप्लीटली रैंडम, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन में लिखा है फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है मस्ट बी नेगेटिव, ये भी इररेलेवेंट ऑप्शन थी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है लाई वेरी क्लोज टू लाइन, ये सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है इफ u इज इक्वल टू x माइनस 50/10 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 20/5, कोरिलेशन बिटवीन u एंड v इज, फर्स्ट ऑप्शन में है स्मॉलर, बी ऑप्शन में है 0, सेम एज बिटवीन x एंड y, एंड डी ऑप्शन में है डबल। याद रखें जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज है उनमें से एक ये भी होती है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो जो रिलेशनशिप x और y के दरमियान में होता है वही रिलेशनशिप u और v के दरमियान में भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा, सेम एज बिटवीन x एंड y। तो जो रिलेशनशिप x और y में आएगा वही रिलेशनशिप जो u और v की वैल्यूज में गिवन है उनके दरमियान भी रिलेशनशिप वही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 4, कोवेरिएंस की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 16, सेकंड ऑप्शन 10 है, सी ऑप्शन में 32 एंड डी ऑप्शन में 20 है। अब r की वैल्यू और दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दोनों गिवन है, जबकि आपसे डिमांड ये कर रहा है कि कोवेरिएंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अब देखिएगा R का जो फार्मूला होता है वो होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब इसमें से ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, जस्ट कोवेरिएंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। R की वैल्यू 0.8, कोवेरिएंस ऑफ फाइंड आउट करना है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है वो 5 है, और y की भी वैल्यू गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो 4 है। 5 4 से 20, अब ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है 0.8 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास 16 आ गया कोवेरिएंस का, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 की जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ है, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है इफ r इज इक्वल टू 1/2 देन द कोवेरिएंस साइन इज, जब आपके पास r पॉजिटिव आ जाता है तो बताएं कि जो कोवेरिएंस है उसका साइन जो है वो क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखने के लिए हम पीछे वाला जो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 28 में यूज किया उसी को यूज कर रहे हैं। अब r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और अगर आपके r की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है कि हर सूरत में जो कोवेरिएंस है ये भी पॉजिटिव होगा। उसकी वजह यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, सिर्फ जो साइन चेंज होगा r के फार्मूले में वो कोवेरिएंस का होगा। अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो उससे बनने वाला जो r है वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर कोवेरिएंस की वैल्यू नेगेटिव है तो इससे कोरिलेशन जो निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 में उसने हमें कोरिलेशन की वैल्यू खुद बता दी है कि वो 0.5 मतलब 1/2 पॉजिटिव है, तो डेड श्योर है, तो वाला जो कोवेरिएंस होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन में ही पॉजिटिव लिखा हुआ है, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन द रैंक कोरिलेशन। अब रैंक कोरिलेशन का फार्मूला जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसमें जो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू उसने खुद बता दी है कि वो 0 है।
अगर समेशन डी स्क्वायर 0 है तो अगर इस फार्मूले में जब आप यहाँ डी स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर एनीथिंग करने से उसका आंसर 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 करने से जो रैंक कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 1 आ जाती है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, यही सही आंसर है। सी ऑप्शन में -1 एंड डी ऑप्शन में 0.5 है, ये इररेलेवेंट ऑप्शन थी। थैंक यू जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।